हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सर पे। आज सुपर टेट और जो जनरल कंपटीशन की बायोलॉजी है उसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोशिका में मुख्य रूप से जो कोशिका से अंग तंत्र तक का पार्ट था उसमें हमने देखा था कुछ सामान्य बातें कि कोशिका क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कोशिका के अंदर प्रमुख कोशिकांग होते हैं उनका क्या मुख्य कार्य होता है। तो आज का हमारा विषय होगा प्रमुख कोशिकांग तथा उसके कार्य, ठीक है, एवं उसके कार्य, इम्पॉर्टेंस सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कोशिका में अलग अलग भाग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना रखा है और ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें कुछ मुख्य भाग होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कोशिका के अंदर होता है वो इसका न्यूक्लियस है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये वाला हिस्सा है, ये इसका सबसे मुख्य भाग होता है। तो इसमें भी ये वाला भाग क्या है, सबसे मुख्य भाग है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर जैसे ये है पादप कोशिका, जिसे हम लोग कहेंगे प्लांट सेल, ठीक है, ये प्लांट सेल हो गए। और इसके अलावा ये है जंतु कोशिका, ये हो गई जंतु कोशिका, जिसे हम लोग नाम देंगे एनिमल सेल। तो ये दो तरह की कोशिका है, एनिमल और प्लांट सेल की। अब इसमें हम देखेंगे, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इसके केंद्रक की, तो केंद्रक ये क्या करेगा, पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है। जैसे कोशिका का विभाजन होना, कोशिका एक कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना, उसके अलावा कोशिका के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसी के जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करना। उसके अलावा कोशिका के अंदर जो भी मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाएं हैं उन सभी का नियंत्रण करना केंद्रक का ही कार्य होता है। सेम इसी तरह से जो प्लांट सेल के बाद एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से क्या करेगा, कोशिका के अंदर के सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका के अंदर जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचय का मतलब जैसे कोशिका में श्वसन का होना, उसके अलावा जैसे संवेदनाओं का होना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सब कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। उसके अलावा कोशिका में जो विभाजन की क्रिया होती है वो इसी केंद्रक के द्वारा होती है। इसी के पास एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग तारक काय के नाम से जानते हैं। ये कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। केंद्रक के अंदर इसके अंदर धागे जैसी ये जो संरचना आपको दिख रही होगी, इसे हम लोग क्रोमैटिन धागे कहते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ से डीएनए और आरएनए से बना होता है। मुख्यतः ये डीएनए का बना होता है। और उसके अलावा इसके अंदर भी क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं जो कि आनुवंशिक पदार्थ है सॉरी। इसके अलावा दोनों केंद्रों के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिकाएं होती हैं, और ये केंद्रिकाएं भी केंद्रक का ही भाग होती हैं। साथ ही अगर यहाँ पे हम देखें तो केंद्रक झिल्ली से ये सब संरचना घिरी होती है और इनके किनारे किनारे पे क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग अंतःप्रदब्बी तालिका या जालिका के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ इस तरह से डाटेड स्ट्रक्चर होता है और इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक तरह से राइबोसोम इसके ऊपर पाया जाता है। इसे हम लोग जो राइबोसोम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा और प्रोटीन के द्वारा ही कोशिका के अंदर का जो वृद्धि और विकास होता है वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है। तो इस पर प्रोटीन राइबोसोम होते हैं, तब उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एक और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का हो जाएगा, जिसमें पहले का नाम हो जाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अलावा एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं SER, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो RER है इसी के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। तो R है दोनों में, RR है इसमें, तो इसका मतलब इस पर राइबोसोम होगा, रफ होगा यानी खुरदुरा होगा, तो इस पर राइबोसोम पाया जाएगा और यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये राइबोसोम ही क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। जो प्रोटीन के निर्माण की क्रिया होगी जिसके द्वारा कोशिका में वृद्धि और विकास होगा,
वो इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। किसके द्वारा? RER के द्वारा। जो दूसरे नंबर पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग SER के नाम से जानते हैं, इसका काम क्या होगा? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसे हम लोग निराविषीकरण कहते हैं। निराविषीकरण अर्थात कोशिका के अंदर अगर कोई विषैला जहरीला पदार्थ बन रहा है तो उसके प्रभाव को कम करने का काम ये SER करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा दोनों सेल के अंदर। इस तरह से बात हम करेंगे दूसरे सेल ऑर्गेनेल की, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नाम देंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तरह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका में ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये वाली संरचना देख रहे होंगे, ये वाली संरचना क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर भी ये वाली जो संरचना है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी खोज कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर और किसी भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों की बात होगी तो उनके अंदर मुख्य रूप से ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, कोशिकीय श्वसन करते हैं। और कोशिकीय श्वसन करके ये ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन भी करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा ऊर्जा का निर्माण करेंगे और ऊर्जा का स्टोरेज करेंगे, तो ऊर्जा के निर्माण में ये सहायता करते हैं। इसी वजह से इन्हें हम लोग पावर हाउस ऑफ द बॉडी, ऊर्जा का घर कहते हैं। तो जैसे विद्युत घरों से क्या होती है? बिजली का उत्पादन किया जाता है और पूरे गांव में, शहर में इसकी सप्लाई की जाती है, सेम उसी तरह से हमारी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो क्या करेगा? एक तरह से पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा आती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की वजह से आ पाती है। इसके अलावा राइबोसोम की बात हो चुकी है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाएगा। उसके अलावा जो राइबोसोम होगा उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये जो एनिमल सेल है, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसे हम लोग लाइसोसोम नाम देते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम है, ये क्या करता है? लाइसोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। अगर इस एनिमल सेल के अंदर कोई बाहरी कण आ जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो कि इसके लिए नुकसानदायक है, रोगाणु हो गया, पैथोजन हो गया, अगर वो इस सेल के अंदर प्रवेश कर गया तो ये जो लाइसोसोम होता है उसे नष्ट कर देता है। ये फेगोसाइट सेल की जैसा काम करता है, मतलब एक तरह से भक्षण का काम करेगा। और कभी कभी ये क्या करता है, खुद भी अगर मान लीजिए ये कोशिका नष्ट हो गई तो ऐसी कंडीशन में वो पूरी सेल को एक तरह से नष्ट करने का काम करेगा। तो इस वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम इसके अंदर एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, ये केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। बाकी इसके अंदर एक विशेष सेल ऑर्गेनेल है, जो ये प्लांट सेल होती है, जिसे हम लोग लवक कहते हैं, अर्थात ये हरित लवक मुख्य रूप से है। तो ये लवक क्या है? प्लास्टिड भी वैसे 2 टाइप के मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो देखें तो 3 टाइप के हो जाएंगे, एक वर्णी, एक अवर्णी और तीसरा हरित लवक होगा। तो उसका सबसे जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो है लवक। तो लवक 3 टाइप के होते हैं, प्लास्टिड इसे बोलते हैं। ये 3 टाइप के हो जाएंगे, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। कलर पिगमेंट, कलरलेस पिगमेंट और क्लोरोफिल। अब इसमें कलर पिगमेंट का मतलब होता है ऐसे लवक जो पुष्प में या फिर प्लांट को की जो लीव्स होती हैं या फिर उनका जो तना होता है, फ्लावर होता है, उनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो अवर्णी लवक होते हैं, कलरलेस पिगमेंट होते हैं, वो जैसे अनाज हो गया, गेहूं हो गया, मान लीजिए जो भी अनाज वगैरह होता है, बीज होता है, तो उसके अंदर का जो पोषक तत्व होता है उसका कोई विशेष कलर नहीं होता है। जड़ों का जो अंदर का भाग होता है, जाइलम फ्लोएम सेल्स होती हैं या फिर अंदर की जो सेल होती है, उसका कोई विशेष भाग नहीं होता है, कलर नहीं होता है, तो वहाँ पे कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे पत्तियों की, तो पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः सहायता करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो ये प्लांट सेल है, इसके अंदर आपको एक बड़ी सी रिक्तिका दिखती है, जिसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। और ये जो रिक्तिका होती है, ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये रिक्तिका इसे बोलते हैं, जिसे वैक्यूल भी कहा जाता है। तो ये जो रिक्तिका है, इसका काम क्या है? रिक्तिका क्या करती है? ये जैसे अगर प्लांट सेल ने पूरी तरह से वाटर, जैसे आपको पता है
कि जो पौधे होते हैं वो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो जब खनिज और जल पदार्थ की मात्रा इसमें बढ़ती है तो ये जो वैक्यूल है इसका साइज बढ़ने लगता है, रिक्तिका का साइज बढ़ने लगता है। तो इस तरह से कोशिका का भी आकार बढ़ता है। तो जैसे अंगूर या किशमिश हो गया, किशमिश को मुख्य रूप से अगर पानी के अंदर भिगो देते हैं, सूखे हुए चने को पानी के अंदर भिगो देते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ये जो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, ये जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करने के बाद ये अपने साइज को बढ़ा लेती है। तो कोशिका में जो स्फीति दशा आती है वो जो उसका साइज जो बढ़ जाता है, उसके अलावा कोशिका के अंदर जो स्लथ दशा आती है, मतलब वो जो सिकुड़ जाती है, ये रिक्तिका के कारण ही होती है। तो कोशिका के आकार और आकृति में जो परिवर्तन होता है वो खनिज और जल के अवशोषण के कारण ये रिक्तिका करती है मुख्य रूप से, जो कि केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें गाल्जी का एक भाग होता है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी होती है जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ये गोल्गी बॉडी क्या करती है, एक तरह से शरीर के अंदर जो भी ग्लाइकोजन वगैरह होता है किसी भी जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई पदार्थ होगा, जैसे पदार्थों का संश्लेषण करना हुआ या उनका स्टोरेज करना हुआ, तो ये इसमें मुख्य भूमिका निभाता है गाल्जी का, गाल्गी बॉडी जिसे कहते हैं। कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा बात आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तारक काय हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया कि ये केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में मुख्य रूप से सहायता करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे और भी है सॉरी। जैसे इसमें सबसे पहला इसका जो भाग है, ऊपर का ये जो हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जिसे कोशा भित्ति कहेंगे या कोशिका भित्ति आप कह सकते हैं, कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति है, भित्ति का मतलब दीवार जो कि मोटी होती है, और ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। एक तरह से जो पौधे की कोशिका है केवल उसी के अंदर उपस्थित होती है, और एनिमल सेल में ये जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती है, सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें एक सबसे बाहर की जो परत होती है इसे बाह्य परत, जिसे आउटर लेयर कहते हैं। इसके अलावा नीचे वाली लेयर को हम लोग मिडिल कहेंगे, जिसे मध्य परत कहेंगे, मध्य परत कहेंगे। और उसके अलावा जो सबसे नीचे होती है इसे आंतरिक परत नाम देते हैं। तो ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये पूरी प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप और साइज देने का काम करती है और इसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल के अंदर जो भी मिनरल्स या खनिज पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो इसमें उपस्थित जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे पोर दिख रहे हैं, छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं, इनके द्वारा होता है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा नाम दिया जाता है। तो इस तरह से, और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जो अगला इसमें एक इम्पॉर्टेंट भाग है जिसे हम लोग नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यहाँ पे सबसे अंदर का हिस्सा है, ये सबसे अंदर की परत, और इसके अलावा इसमें तो एक ही सिंगल लेयर दिख रही है, इसी को कोशिका झिल्ली नाम देते हैं। कोशिका झिल्ली जो कि कोशिका के अंदर उपस्थित सभी तरह के तरल को, और उसके अलावा साइटोप्लाज्म, केंद्र, न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी होगा, मतलब इसके अंदर कोशा द्रव्य और इसके अंदर का कोशा द्रव्य, इसके अलावा केंद्रक द्रव्य, कोशिकांग, इन सबको प्रोटेक्ट करती है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और ये सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल ही एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आ जा सकते हैं। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली एनिमल सेल और प्लांट सेल, मतलब जंतु और पौधे दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन ही होगी, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। और इसमें अलग से देखेंगे तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। केंद्रक दोनों के अंदर है, तो केंद्रक की झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक की जो सराउंडिंग लेयर होगी उसे केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम देते हैं। उसके अलावा इसमें जैसे हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे राइबोसोम की बात हो चुकी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में
रिलेशन व्यतीत करता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कोशिका द्रव्य और इसके अलावा केंद्रक द्रव्य है या केंद्रक है, इनके बीच में संबंध को एक तरह से स्थापित करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ है, ये कोशा द्रव्य और केंद्रक के बीच में रिलेशन को व्यक्त करता है। तो इस तरह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ कोशिकांग है जिनका मुख्य रूप से हमने आपको कार्य बताया। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। केंद्रक जो कि पूरी कोशिका के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ कोशिका कहेंगे, मतलब कोशिका में ऊर्जा का घर कहेंगे, और ये ऊर्जा का निर्माण करेगा और पूरी कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है। उसके अलावा रिक्तिका होती है, केवल पौधे की कोशिका के अंदर पाई जाती है, और ये क्या करेगी, जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करके अपने शेप और साइज को बढ़ाती है। इसी वजह से जो प्लांट सेल होती है वो सिकुड़ती और फैलती रहती है। इसके अलावा इसमें हरित लवक और लवक होता है। ये जो हरित लवक होगा मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके द्वारा पौधे सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोशा द्रव्य होता है। कोशा द्रव्य क्या करता है, केंद्रक और ये जो कोशिका अंग होते हैं उनके उसी कोशा द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे ये पूरा का पूरा सेल वाल से कवर होता है, घिरा होता है। बाकी कोशिका भित्ति है केवल पौधे की कोशिका में होती है, जंतु की कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो आपने यहाँ पे देखा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और गाल्गी काय या गाल्गी बॉडी है इनके अंदर। तो ये जो होगी, ये मुख्य रूप से जैसे कोई भी चीज़ का निर्माण होगा, कोई भी पदार्थ होगा तो उसका संश्लेषण करेगी, उसका निर्माण करने का काम करता है। और जो गाल्गी बॉडी होता है, हमने आपको बताया, इसे ट्रैफिक पुलिस का भी नाम दिया जाता है। तो ये भंडारण करना या फिर श्रावण करना, कोई भी चीज़ का सिक्रीशन करना, उसके लिए ये सहायता करता है। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य और जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड वगैरह होते हैं, जो कि पूरी कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, मतलब एक तरह से जीवों में भी आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं। तो इस तरह से एनिमल और प्लांट सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।